चुनावी मैदान में चूंकि आप हैं तो आज गौरव जी आपकी जगह शायना जी से शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा कमेंट आपसे लेकर शुरू करूंगी कि आप लोगों को कैसा रिस्पांस मिल रहा है, ये जो बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ रहेंगे, ये नारे पर कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? क्योंकि विपक्ष का तो यही कहना है कि महाराष्ट्र ऐसे नारों को स्वीकार नहीं करेगा। पहले तो अंजना जी, प्रधानमंत्री ने कुछ गलत नहीं कहा। अनेकता में एकता है, एकता में विश्वास है, और वो एकता प्रधानमंत्री ने वेलफेयर स्कीम्स में भी दिखाए। आज आप देखें कि जनधन हो, मुद्रा हो, आवास योजना, आयुष्मान भारत, अनगिनत स्कीम्स हैं। वो जात पात धर्म के आधार पे नहीं है। वो सबके लिए एकता की दृष्टि से एक वेलफेयर विजन प्लान है। महाराष्ट्र की बात करें तो आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जो लाड़की बहन योजना के साथ क्या किया, 2.5 करोड़ महिलाओं को 7,500 उनके बैंक अकाउंट पे मिला। मैं क्यों ये जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि आपने मुंबा देवी का जिक्र किया। मेरे कंस्टिट्यूंसी में जहां 40,000 महिलाओं को ये फायदा मिला है, उनमें से 15,000 मुस्लिम महिला है। तो क्या ये एकता नहीं है? और जब हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये सभी को साथ में लेना है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति 60 साल से करते आ रहा है। किसी में हिम्मत नहीं कि वो बोल दें उनको। और ये उबाटा सेना जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ क्या क्या लेके सामने आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक रहना चाहिए, मुस्लिम और दलित का वोट बैंक बरकरार रहना चाहिए, आपको हम देंगे ये सॉप्स। ऐसा नहीं होता है। और आज के दिन आप सबको पता है कि जब महाविनाश अघाड़ी ये इलेक्शन को हार रही है, तब खरगे जी आके बोलते हैं कि देखिए हम आपको गारंटी स्कीम्स देंगे। क्या गारंटी स्कीम्स? ये झूठ पे झूठ पे झूठ, भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के ऊपर तुष्टीकरण। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई विचार नहीं है यहाँ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अब जो अन्य मेहमान है उनके साथ बहस की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, ये लव जिहाद क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वोट के धर्मयुद्ध से लव जिहाद का जवाब देना है। तो पहले तो लव जिहाद क्या है, और क्या ये ऐसा कोई अपराध है जो हम बीएनएस में माने, जिसको शामिल किया जाएगा? मतलब है क्या भारतीय न्याय संहिता में? देखिए अंजना जी, मैं इतना जरूर कहूंगा, लव जिहाद क्या है ये केरला हाईकोर्ट ने कई दशक पहले बताया था। और स्वेच्छा से कोई लड़का आवाज नहीं आ रही इनकी, मेरा ऑडियो ठीक कीजिएगा, मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही। मैं भी गौरव जी एक सेकंड बस टोक रही हूँ, क्योंकि मैं लातूर में हूँ और मैं डिबेट नहीं कर सकती अगर मुझे गेस्ट का आवाज ना आए। मुझे गौरव जी की आवाज नहीं आ रही। बोलिए बोलिए गौरव जी। अब मेरी आवाज आ रही है? बोलिए गौरव जी। अब आप सुन पा रही हैं अंजना जी? हाँ, अब सुन पा रही हूँ, बोलिए सर। देखिए, आपने कहा लव जिहाद क्या है, तो मैं सबसे पहले लव जिहाद ये है जो केरला हाईकोर्ट ने कहा था, जब अपना धर्म छुपाकर और हाथ में आप जो है कलेवा पहने और उसके बाद किसी हिंदू बच्ची को या और किसी धर्म की बच्ची को फंसा लें और बाद में बताएं कि आपका धर्म क्या है, तो मैं समझता हूं ये अपराध है। और इसलिए लव जिहाद नहीं होना चाहिए, सिर्फ लव होना चाहिए। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र में जब उलेमा सब आते हैं बाहर और कहते हैं संविधान के खिलाफ हमें आरक्षण दो, आप बताइए। मैंने आपको बताया लव जिहाद क्या है। मैं वोट जिहाद, लव जिहाद नहीं, वोट जिहाद। फडणवीस साहब कह रहे हैं कि वोट जिहाद हो रहा है, उसका हमें जवाब, वोट जिहाद का जवाब वोट धर्म युद्ध से देना है। हाँ, वोट जिहाद क्या होता है? हाँ, वोट जिहाद ये है अंजना जी, जब मरिया आलम खान, सलमान खुर्शीद, ओवैसी, कमलनाथ और नवजोत सिंह सिद्धू अपील करते हैं सारे मुसलमान भाई एक हो जाओ, 90% वोट डालना कांग्रेस के लिए या महावसूली अघाड़ी के लिए धर्म के आधार पे, तो ये वोट जिहाद होता है। और लोकतंत्र में ये लोक पर्व है, जिहाद की कोई जगह नहीं है। तो बहुत अच्छी एक सीख देते हैं प्रधानमंत्री जी, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरह से राजस्थान में कन्हैया का
सर तन से जुदा कर दिया गया था और तुष्टीकरण करने वाले अशोक गहलोत, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे और शरद पवार और ममता बनर्जी के मुंह से उफ नहीं निकली थी। इसलिए जब योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो मैं समझता हूं इसकी गूंज आज केवल महाराष्ट्र और झारखंड में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, केवल हरियाणा में नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज हर कोई जान गया है कि यही यथार्थ है, यही सच है कि एकजुट हो जाओ और जो धर्म की राजनीति तुष्टीकरण की करते हैं उनको समाप्त करने के लिए हम सबको एक होना है। दूसरी बात मैं आपके मंच से एक और उठा दूं, जो बात मैं कह रहा था, उलेमा आते हैं, कहते हैं शरद पवार जी से आप समर्थन चाहते हैं तो 10% हमें आरक्षण जो है देना पड़ेगा, आपको वक्फ बोर्ड के लिए 500 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या संविधान संगत है कि धर्म के आधार पे आप आरक्षण दें? क्या ये सही है लोकतंत्र के लिए कि मुसलमानों को अपील हो जाए लेकिन हिंदुओं की जातियां चरण सिंह सापरा साहब, इसलिए मैं समझता हूं चरण सिंह सापरा साहब इसका जवाब देंगे। ये महापाप है। हाँ ठीक है, चरण सिंह सापरा साहब दोनों की बातों का जवाब दीजिए। आपने शहना एनसी जी को भी सुना, लेकिन वोट जिहाद का उन्होंने डेफिनेशन भी बताया, समझाया, और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि हालांकि शरद पवार जी की पार्टी का कोई है नहीं, लेकिन आप उसी अघाड़ी के हैं तो आप डिफेंड कर सकते हैं उनकी बातों को। ये जो अलग अलग जगहों पर, अभी मैं मराठवाड़ा में हूं और आप तो सापरा साहब पूरे महाराष्ट्र को अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे मराठा आरक्षण दोनों तरफ से अलग अलग प्रोमिसेस की जा रही हैं, मतलब जानते हुए कि संविधान का ढांचा क्या है आरक्षण के मुद्दे पर, यहाँ मुस्लिम आरक्षण की बात, कहां जाकर मामला रुकेगा? देखिए अंजना जी, दरअसल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता जो प्रचार कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, और जिस तरह से बातें आ रही हैं लव जिहाद या वोट जिहाद या धर्म युद्ध की बात देवेंद्र फडणवीस ने करी है, ये तमाम सारी बातें ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी की ये SOS कॉल है, यानी प्राण संकट संदेश है। इनके प्राण अभी संकट में है महाराष्ट्र के अंदर, इनको पता है कि ये मुद्दों पर जीत नहीं सकते हैं, इसलिए ये इस तरह की बातें करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अंजना जी, आपको मैं बता दूं कि ये जो महायुति सरकार है ना, ये खोखेबाज और धोखेबाजों की सरकार है। ये खोखे के आदान प्रदान से ये सरकार बनी, खोखे के हिसाब से सारे MLA खरीदे गए और फिर इन्होंने जम के भ्रष्टाचार किया। 40% कमीशन खोरी की सरकार है। मुंबई की 710 एकड़ जमीन ये अडानी को खैरात में दे रहे हैं। इस तरह से जो भ्रष्टाचार जनता के बीच इनका उजागर हुआ है, उसी तरह से धोखेबाजी की बात पर आए, जो मैंने कहा कि ये खोखेबाज और धोखेबाज है, तो धोखेबाज इसलिए मैंने कहा क्योंकि इन्होंने किसानों से धोखा किया। किसानों को जो MSP पे कपास खरीदनी थी या प्याज खरीदना था या गन्ने की फसल खरीदनी थी, वो ये खरीद नहीं पाए हैं। उसी तरह से किसानों के जो लोन है वो माफ नहीं कर पाए हैं। युवाओं से धोखेबाजी की, इन्होंने कहा कि हम नौकरियां देंगे और फिर 8 लाख करोड़ के उद्योग जो है वो गुजरात में चले जाते हैं। 5 लाख लोगों की नौकरियां जो है वो महाराष्ट्र से गुजरात चली जाती हैं। तो ये धोखेबाजी इन्होंने की। और अंजना जी, आपने ही बताया था एक दिन 1261 नौकरियां थी एयरपोर्ट लोडर की, उसके लिए 25,000 युवा आए थे मुंबई में, अगर आपको याद होगा, और 1257 नौकरियां महिला पुलिस कांस्टेबल की थी। 1,11,000 महिलाएं जो है उसके लिए आई थी। तो ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है बेरोजगारी चरम पर है। तो इन्होंने युवाओं से धोखा किया, किसानों से धोखा किया, महिला अत्याचार बढ़ा है, महिलाओं से धोखा किया है। तो अगर इनको धर्म युद्ध भी करना है तो भाई धर्म युद्ध आप करिए ना, महंगाई के खिलाफ करिए, आप बेरोजगारी के खिलाफ करिए धर्म युद्ध, भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्म युद्ध करिए। अब भ्रष्टाचार में इन्हीं के लोग सारे सम्मिलित हैं। करोड़ों रुपए का खोखों का आदान प्रदान यहाँ हो रहा है, और फिर ये किस मुंह से बोलते हैं धर्म युद्ध। ये जनता, महाराष्ट्र की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार जल्दी से दिखाइए वारिस पठान को और अनुराग भदौरिया जी को, उन दोनों से एक रिस्पॉन्स लेकर फिर आप गौरव जी जवाब दीजिएगा। वारिस पठान जी, एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, आप बीजेपी पर ऐसे अच्छा लिखते हैं, मोदी जी पर भी अच्छा ऐसे लिखते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा मेरे सवाल का जवाब दें। छत्रपति संभाजी नगर, जहां पर ये पूरी बात हो रही है, जिसका एक वक्त पर औरंगाबाद नाम था औरंगजेब के नाम पर, जिसकी मजार पर आपके नेता आज भी पहुंचते हैं, जिन्होंने निर्मम हत्या संभाजी की थी। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे कि छत्रपति संभाजी नगर में 2 ही सीट ओवैसी से आपको क्यों पसंद आई? मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आज आप इसका जवाब मुझे नहीं दे पाएंगे।
40% मुस्लिम आबादी वाली एक क्षेत्र औरंगाबाद सेंट्रल और एक औरंगाबाद ईस्ट जिसमें 40% मुस्लिम आबादी है। वेस्ट जहां पर 20% आबादी है वहां उनको नहीं पसंद आया, वहां कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे हैं और फिर ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध, ये सब बोल बोल के अपनी पॉलिटिक्स भुना रहे हैं। अच्छा अंजना दो ही जी, सीट सुनिए क्यों मेरी। पसंद आई, जवाब जरूर दीजिएगा, भागिएगा मत। बिल्कुल कहीं नहीं भागूंगा, आपको बराबर जवाब दूंगा। अभी आपने बात किया ना वोट जिहाद, लव जिहाद, ये तो कुछ है नहीं, लेकिन एक जिहाद देश में चल रहा है, वो है बीजेपी का घबराहट जिहाद। इनकी घबराहट बौखलाहट पूरे देश के सामने आ रही है। अब मैं आपको बता दूं, लव जिहाद की जो बात कर रही है, लव जिहाद का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है इनके पार्लियामेंट्री ने का। इनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र के अंदर, लोधा जी, उन्होंने एक दिन महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर कहा कि महाराष्ट्र में लाखों केस हो गए लव जिहाद के, इंक्वायरी की, सब हुआ तो आया खुदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं है लव जिहाद है। अब ये वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। वोट जिहाद की क्यों बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। पिछले इलेक्शन में जो अगर मोदी को वोट नहीं दिया, जो बीजेपी को वोट नहीं दिया, वो उनके लिए एंटी नेशनल हो गया, और अगर उस शख्स ने मुसलमान को दिया तो वोट जिहाद। अरे कितने परसेंटेज ऑफ इंडियन ने इनको वोट नहीं दिया। अब हमारे दलित भाइयों ने इनको वोट नहीं दिया, कितने क्रिश्चियन भाइयों ने वोट नहीं दिया, उनको कौन सा जिहाद ये बोलेंगे? इनके पास तो जवाब ही नहीं है इस बात का। इसलिए लव जिहाद वोट जिहाद चला के सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते हैं। बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे भाई आप तो है ही, आप तो 80% आबादी है, आपको कौन बांट रहा है कौन काट रहा है, मगर यहाँ जो बट रहे कट रहे वो तो हम लोग है ना, जो 20% के अंदर भी नहीं है। यहाँ तो रोजमर्रा का देख रहे हैं, और अभी चुनाव आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तो देवेंद्र फडणवीस जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो सही कहा सर ओवैसी साहब ने, इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहा है, क्या इस तरह की भाषा का उपयोग करना जरूरी है? मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर मैं मेरे मंच से खड़े होकर इस तरह की भाषा का उपयोग करूंगा तो मेरे पे तो अब तक का केस हो जाता, मेरे को तो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस भी दे दिया होते। अब इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ठीक है क्यों कर रहे हैं अनुराग आपको जी, पता है ना, इनको क्या तख्ता आप कितनी देखिए सीट पे वारिस लड़ जी, रहे हैं? मेरी बात 100% सही साबित हुई, मेरी बात 100% साबित हुई सही। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप भाग गए। अरे कोई क्या, आपने कहाँ बताया कि 40% जहाँ मुस्लिम आबादी है वही सीट क्यों चुनते हैं ओवैसी साहब? आपके पास कोई जवाब नहीं है, हो गया। अनुराग भदौरिया जी, आप भी आपकी पार्टी भी महाविकास अघाड़ी में लड़ रही है, महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनकर आप लोग भी लड़ रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं हम। हालांकि जो लड़ाइयाँ हो रही है वो अगली जगह है, लेकिन रुक जाइए। मेरे सामने समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अरे बाबा मैं अनुराग जी से बात कर रही हूँ, आवाज नीचे कीजिए। अनुराग जी देखिए, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इस नारे में क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी के दफ्तर भी बहुत सारे बाहर नारे लग रहे हैं। अब बीजेपी ये कह रही है कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अब इसमें क्या खोट है भाई, बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती कहाँ है? वो तो बटोगे तो कटोगे से शुरू करती है बात को। जब उसको पकड़ा जाता है तब फिर वो अपने नारे को रेक्टिफाई करने की कोशिश करती है। हम तो कहते हैं हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। पहली लाइन में लिखा है हम भारत के लोग, दूसरा शब्द पढ़ेंगे तो समाजवादी लिखा है, उसके आगे पढ़ेंगे तो सामाजिक न्याय की बात होती है। तो यही तो इसी फॉर्मूले पे तो हम चल रहे हैं, पीडीए की बात करते हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय है। हम समाज के उस वर्ग को भी आगे लेके आना चाहते हैं जो समाज में कमजोर है। हम तो यहाँ पंथ निरपेक्ष की भी बात करते हैं। हम तो कहते हैं सभी धर्मों का यहाँ सम्मान होना चाहिए, चाहे किसी भी जात धर्म का व्यक्ति हो, सबका सम्मान हो। तभी तो हमने कहा है कि हम भारत के लोग हैं। हम पीडीए पे भी सब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े और आदि आबादी पे बात करने वाले लोग हैं जिनको न्याय मिलने की जरूरत है। हमने कब डिवाइड एंड रूल करने की बात की है? यही तो कहेंगे बटोगे तो कटोगे। ये क्या शब्द होता है? कटना कोई शब्द अच्छा थोड़ी होता है। आप जोड़ने की बात करो ना। हम तो एक भारत की बात करते हैं, हम तो एक राष्ट्र की बात करते हैं, हम भारतीयों की बात करते हैं, हिंदुस्तानी की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। तभी तो हम संविधान को लेके घूमे 2024 के चुनाव में। आज भारतीय जनता पार्टी को संविधान याद आया, देखिए कुछ लोगों को मैंने देखा हाथ में संविधान की कॉपी लेके बीजेपी वाले भी घूमने लगे। एक काउंटर क्वेश्चन है, इसका जवाब आप ही दीजिएगा। आप कह रहे हैं हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो आप फॉर्मूला भी देते हैं हिंदुस्तान। फॉर्मूला तो आपने कुछ जातियों का समीकरण बनाने वाला दिया, PDA, बाकी हिंदुस्तानी कहाँ गए? फॉर्मूला तो हिंदुस्तान होना चाहिए ना। तो शायद आप भूल गए वो सामाजिक। मैंने आपसे क्या बोला? मेरे शब्दों को आपने नहीं समझा। अगर आप संविधान को देखेंगे तो पहला शब्द क्या है? हम भारत के लोग। उसके बाद क्या है? समाजवादी शब्द है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और सामाजिक न्याय है।
तो हम तो उसी की बात कर रहे हैं ना, समाज में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हमने कब बोला पीटीए? पीटीए तो एक सामाजिक न्याय की बात है ना। समाज में जो लोग पिछड़े हैं उनको आगे लाना है, माने उनको मुख्यधारा में शामिल करना है। जो ऑलरेडी मुख्यधारा में हैं उनके साथ उनको, हमको जो दलित है, जो अल्पसंख्यक, जो पिछड़े, उनको भी तो लाके खड़ा करना है ना। या जो आधी आबादी के लोग जो पीछे छूटे गए उनको भी तो आगे सामने लाना है ना। तो जब सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान आगे जाएगा। तो हम तो हिंदुस्तान आगे जाने की बात कर रहे हैं, हम बांटने की बात कहां कर रहे हैं? हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम तो सबको एक साथ मिलकर देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। आप ये सोचिए, अगर ऑफिस में नहीं, एक सेकंड, अगर आप ये सोचिए अंजना जी, आपके ऑफिस में 4 लोग हैं, 2 लोग काम करते हैं, 2 लोग नहीं करते हैं, तो ऑफिस उतना नहीं आगे जाएगा ना। लेकिन चारों लोग काम करेंगे तो ऑफिस कितना आगे जाएगा? तो हम तो चाहते हैं चारों लोग काम करें, समाज के सभी लोग आगे बढ़ें और हम देश को आगे ले जाएं। यही हमारा मकसद है। तो इसमें दिक्कत कहां है? भारतीय जनता पार्टी को नहीं होनी चाहिए ना। हम तो संविधान सम्मत बात कर रहे हैं। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी, वोट का धर्म युद्ध क्या होगा? गौरव जी, धर्म युद्ध कैसे लड़े जनता? वोट का धर्म युद्ध कैसे लड़े? अंजना जी, सबसे पहले कांग्रेस, वोट का धर्म युद्ध संविधान संगत होगा। और गर्व है हमें इस बात पे कि हिंदू सबसे ज्यादा सहिष्णु है, 80% होके भी पद निरपेक्षता का रास्ता चुनता है। और भाजपा हमेशा हिंदू अस्मिता के लिए खड़ी रही और हिंदू हमारे साथ खड़ा रहा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है, भाजपा के लिए गर्व की बात है। मैं तीनों की बातों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले कांग्रेस की बात का उत्तर देते हैं। कांग्रेस महावसूली अघाड़ी में जब आई तो याद करिए, पिछले चुनाव में पूर्ण बहुमत प्री पोल अलायंस भाजपा और जो एकजुट हो रखी शिवसेना थी उसको मिला था। कांग्रेस पार्टी तो चौथी सबसे बड़ी पार्टी थी और पलटी मारी और जाके मिल गई उद्धव ठाकरे से। तो इसलिए विश्वासघात किसके साथ किया? जनता के साथ किया। और क्या सरकार दी? महावसूली अघाड़ी, जहां पे कमीशन खोरी होती थी। कमिश्नर पुलिस को बताया जाता था कितनी वसूली करनी है। पालगढ़ में साधु मार दिए जाते थे और मुख्यमंत्री फेसबुक लाइव करता था। और यह भी नहीं भूलना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो तो राजद्रोह का मुकदमा लगता था। लेकिन आज सवाल यह है कि खड़गे जी ने तो स्वयं कहा था कि ये जो फ्रीबीज हैं, जो झूठे वादे हैं, ये मत करो, निभा नहीं पाओगे। उसके बाद राहुल गांधी का दबाव कैसा आया, झूठे वादे फिर से करने का प्रयास किया है इन्होंने। और राहुल गांधी की संविधान के प्रति आस्था देखिए अंजना जी, संविधान दिखाया, ऊपर लिखा है भारत का संविधान, अंदर खोला तो जैसे राहुल गांधी का खोपड़ी तो है, अंदर भेजा नहीं, वैसे ही संविधान खाली था। अरे संविधान की बात कर रहे सपा और कांग्रेस वाले। मैं पूछना चाहूंगा, अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने दिया, आपने कभी बात करी उस पे? संविधान अनुच्छेद 370 टेम्पररी शब्द से शुरू हुआ। 55 साल कांग्रेस सत्ता पार्टी में रही, क्यों नहीं उन्होंने हटाया? नरेंद्र मोदी जी ने हटाया। और महिलाओं के लिए बहु विवाह को ये लोग ठीक बताते हैं, हलाला को ठीक बताते हैं, ट्रिपल तलाक को ठीक बताते हैं। अरे अनुच्छेद 14-15 पढ़िए, क्या कहता है? लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। ये लोग महिला अस्मिता के लिए खड़े नहीं हो पाए। अब AIMIM पे आते हैं। इन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी के लिए ओवैसी जी ने कहा खुजली हो जाएगी, तो मैं बहुत सम्मान के साथ कहता हूं, खुजली पागल कुत्तों को होती है, इंसानों को नहीं होती है। अगर आप सांसद हैं, किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे बात करिए जो शिष्टाचार में ठीक लगे। आप देवेंद्र फडणवीस जी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हो और AIMIM BR अम्बेडकर की बात करेगी। अब मुझे तो लगता है ये कह रहे थे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो ये गलत नहीं होगा कहना कि जब खोदे रजाकार तो निकले ओवैसी, और केवल भारत को बांटने की बात करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी अभी कह रहे थे 15 मिनट मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। वारिस पठान यहां बैठे अंजना जी, इन्होंने कहा था 10 करोड़ हैं, हम 100 करोड़ पे भारी हैं। अरे ये बांटने की राजनीति नहीं है,